हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिय श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं, लेकिन वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। अब पिछले 2 सालों से मैं ये बाइक चला रहा हूँ, द हंटर 350, और अब मैं सोच रहा हूँ इसको अपग्रेड करने की। तो अगर आपको 350 से अपग्रेड करना है तो व्हाट्स बेटर देन अ 450। सो हियर इन दिस वीडियो वी आर हैविंग द हिमालयन 450 व्हिच इज स्टैंडिंग राइट देयर। इट इज़ द हिमालयन 450। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एक हिमालयन 450 मेरे जैसे हाइट के लड़के के लिए सही है, क्योंकि मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच और इनिशियली मुझे कुछ दिक्कत इस पर आ रही थी, क्योंकि मैं पहले से हंटर चलाता हूँ जो कि काफ़ी एक्सेसिबल है और शॉर्ट हाइडर्स के लिए बहुत अच्छी बाइक है। तो क्या मैं इस बाइक पर भी उतना कंफर्टेबल हो पाऊँगा? हाँ, हिमालयन पर बहुत सारा वीडियो आपने देख लिया होगा, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या हिमालयन बिहार के रोड्स के लिए परफेक्ट है, क्या एक हंटर राइडर इसको अच्छी तरह चला सकता है, और क्या ये हमारे सिनेरियो में, नॉर्मल सिनेरियो में, जब हम लोग मोस्टली लॉन्ग ड्राइव्स नहीं कर रहे होते हैं, पहाड़ों पे नहीं जा रहे होते हैं, क्या उस टाइम ये बाइक हमारे काम आ सकती है? क्या हम लोग इस बाइक को डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं? इन सभी बातों पे बात करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मिस्टर दीपक कुमार को, जो कि ओनर है कुमार ऑटोमोबाइल्स की। अगर आपको भी रॉयल एनफील्ड का कोई और प्रोडक्ट लेना है या फिर इवन हिमालयन लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कुमार ऑटोमोबाइल्स में आप बुकिंग करके उनसे बात करके आप गाड़ी का टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं और इस गाड़ी को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करके फिर एक सही दाम में उस गाड़ी को आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब इस भारी भरकम मशीन का वेट है अराउंड 196 किलोग्राम और इस बड़े से फ्यूल टैंक में आप डाल सकते हैं अराउंड 17 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये गाड़ी लॉन्ग राइड्स के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन इस गाड़ी की सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है और इनिशियली जब मैं इस पर बैठा तो मेरे पैर भी नीचे नहीं पहुंच रहे थे, ऑल्दो मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस। गाड़ी मेरे लिए काफ़ी ऊंची फील हो रही थी, लेकिन हियर वी हैव द पार्टी ट्रिक। इसकी सीट्स को हम लोग थोड़ा तो नीचे कर सकते हैं। हाँ भैया, सीट को तो हमने नीचे कर लिया। अब इस गाड़ी के भारी वेट को उठाने के लिए और मुझ जैसे राइडर के नॉर्मल वेट को उठाने के लिए इस गाड़ी के फ्रंट साइड में हमें मिलते हैं सोवा के फोक्स, और रियर साइड में अगर बात की जाए तो यहाँ हमें मिलता है एक मोनोशॉक यूनिट, जो कि इसकी राइड क्वालिटी को काफ़ी ऑसम बना देता है। ये गाड़ी हाईवे पे काफ़ी चिपक के चलती है और इसमें कोई बाउंसी मूवमेंट मुझे फील नहीं हुआ। ऑल्दो मैं इस गाड़ी को 120 तक लेकर गया, मुझे कोई भी बाउंसी मूवमेंट इसमें फील नहीं हुआ। और इवन जब मैं ख़राब रास्तों पर इस गाड़ी को दौड़ा रहा था ना, तो भी मुझे कोई भी झटके फील नहीं हुए। तो ओवरऑल जो इस गाड़ी का पर्पस है ना, उस हिसाब से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी को बिल्कुल ही परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है और ये परफेक्टली ट्यून्ड है और ये हर तरह की सिचुएशंस में बहुत अच्छा ही परफॉर्म करती है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, स्पोक व्हील्स ऑफ रोड सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, वेयर एज अलॉय व्हील्स में हमें मिल जाता है ट्यूबलेस टायर का सेटअप। लेकिन यहाँ रॉयल एनफील्ड ने 2 कदम आगे बढ़ के इसमें स्पोक व्हील्स के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया ट्यूबलेस टायर को। तो अब इस गाड़ी में पंचर वाली समस्या भी खत्म हो गई है, क्योंकि अब ये ट्यूबलेस है। साथ ही में यहाँ पे हमें स्पोक व्हील्स की ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है। तो ओवरऑल ये गाड़ी ऑफ रोड, ऑन रोड, हर सिचुएशंस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इस भारी वजन को संभालने के लिए हमें इसमें मिलता है एक 450 सीसी का शेरपा इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 38 bhp और अराउंड 40 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो इतना बड़ा इंजन इस गाड़ी में लगा है, तो इसमें थोड़ी बहुत हीटिंग इशूज़ भी आती है। तो उस हीटिंग इशूज़ को मैनेज करने के लिए गाड़ी में हमें मिलता है एक रेडिएटर, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है और वो इस इंजन को ठंडा रखने में बहुत हद तक एफिशिएंट भी है। जी हाँ, इस गाड़ी में हमें मिलता है एक कंपनी फिटेड कैरियर, जो कि रेटेड है मैक्सिमम 7 kg का लोड उठाने के लिए। तो इस पे आप 7 kg तक का लोड रख के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। पुराने हिमालयन के डिज़ाइन को कॉपी करते हुए या फिर उस परंपरा को बनाए रखते हुए यहाँ भी हमें मिलता है डबल सेट्स ऑफ मड गार्ड्स, यहाँ नीचे अलग और ऊपर अलग। एक सेकंड, ये मैं क्या फील कर रहा हूँ? सो द रॉयल एनफील्ड इज नॉट मेटल एनी मोर। यहाँ पे हमें प्लास्टिक या फाइबर के पार्ट्स ही मिलते हैं। अब हमें यहाँ मिलता है कि LED लाइट सेटअप, जो कि काफ़ी रिवॉल्यूशनरी थिंग है रॉयल एनफील्ड्स के लिए। हाँ, अब जैसा मैंने 2 सेकंड पहले बोला था, ये पार्ट थोड़ा फ्लिमजी है और इस नंबर प्लेट के साथ लगते लगते इसमें माइनर स्क्रैचेस आ जाते हैं,
जिसका कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए था। और आगे भी आप अगर इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं या फिर इस गाड़ी को ओन करते हैं तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि इससे यहाँ पे स्क्रैचेस बनते हैं और इस टेस्ट ड्राइव मॉडल पे भी मुझे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। हाँ, अब ये है गाड़ी का वाइज़र जो कि मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है। ऐसे तो ये विंड वाइज़र होता है, ये विंड को रोकता है, बट आई डोंट थिंक ये कुछ ज़्यादा विंड को रोक पाएगा। तो कंपनी को इससे थोड़ा बड़ा देना चाहिए। आई नो एज एन एसेसरी वो ज़रूर इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट इससे भी थोड़ा बड़ा ज़रूर होना चाहिए। इस गाड़ी के नॉट जस्ट हेडलाइट्स ही LED के हैं, बट इसके इंडिकेटर्स भी हमें LED यूनिट में ही मिलते हैं। So this is the all new digital instrument cluster being provided by the Royal Enfield. अब इस instrument cluster में हमें ढेर सारी informations मिलती हैं. So right now you can see the big tachometer. So it got 2 mode. इस बाइक में हमें 2 modes मिलते हैं instrument cluster के. So the first one being the analog, which is being stored or which is at the default, and it can be changed to the digital also. With the buttons we can switch to the various modes. Which are the performance mode, which is the by default mode of the vehicle. By pressing it twice, we can switch off the rear ABS. Now the vehicle is in eco mode with ABS on. And now the ABS is off and the vehicle is in eco mode. So these are the modes. So here we have got the joystick, which can go in all the 4 directions, and it is used to control the instrument cluster of this bike. So now I am riding the new Royal Enfield Himalayan 450, and as you can see, this bike is way too agile, and the brakes offer a decent stopping power. So not going in this abnormal way, let's start the video in the most professional way. So the bike is in the first gear, and let's launch the bike with the clutch. So with the clutch, the low end of the bike isn't very promising. It's not very promising, but it lifts. And I can see that the bike struggles in the low end. So now the bike is in second gear, and I can feel some harshness or some kind of vibrations or hindrance in the low end. But in the mid-range, the bike performs really well. It is very smooth, linear, and not having any kind of issues. But in low end, it really struggles. So, हम बात करते हैं ये गाड़ी नॉर्मली चलाने में कैसी लगती है. So, I am shifting the gear very normally. जैसे मैंने 50 की स्पीड में 5th गियर लगा दिया. एंड द बाइक इज पुलिंग डिसेंटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक. और 60 की स्पीड में मैं 6th गियर को भी लगा दिया हूँ, एंड द बाइक इज पुलिंग रियली डिसेंटली. इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम फील नहीं हो रही. अच्छा, अभी अचानक से एक पैच आ गया जिसमें मुझे गाड़ी को थोड़ा नीचे लेके जाना पड़ा. स्टिल इसमें कोई खास दिक्कत मुझे फील नहीं हुई. अच्छा, मैं गाड़ी को रोक कर दोबारा स्टार्ट करता हूँ. टाइम तो शाम का हो चुका है. आई गेस आप लोगों को अच्छा व्यू मिल रहा होगा क्योंकि सामने स्काई बहुत सुंदर लग रहा है. द बाइक रियली पुल्स. 38 PHP पावर जो है ना वो दिखता है. इट्स नॉट जस्ट ऑन पेपर, इट्स ऑन बाइक ऑल्सो. अब नॉर्मल वीडियोस तो आप सबने बहुत देख लिया. चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जैसे हम लोग करते आए हैं.
जैसा आपने देखा बाइक तो पुल कर रही है, तो क्यों ना इसे और पुल कराया जाए। अब हम लोग गाड़ी को लाते हैं सेकेंड गियर में, और सेकेंड गियर में हम लोग देखते हैं 10 की स्पीड से 40 तक कितने टाइम में जाएगी। सो द बाइक इज इन सेकेंड गियर एट 10 किलोमीटर पर आवर। सो 3, 2, 1 गो। It's really quick. So in third gear, from 30 km per hour to 60. So it's in 30, 3, 2, 1 go. This is a missile. It's going like a missile only. So now the bike is on slope also. So let's see the fourth gear. Again from 40 to 80, I say. 3, 2, 1. So we can see that the bike performs really well in the 3 to 5,000 RPM band. And now as I can see a stretch in the front. So let's check the 0 to 100 timing of this bike. Okay, in first gear, 3, 2, 1. सॉरी गाइस, सामने पुलिस वाले आ गए थे तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाए। लेट्स सी, अब आगे फिर स्क्रैच मिलता है फिर से करते हैं। डोंट वरी, यहाँ भी हमारे पास एक पैच है। सो लेट्स स्टॉप द बाइक। So you can see how fast this bike goes, and it has got 6 gears. So the bike now is in the 6th gear, and still it's moving like a butter. It's so smooth. So अब मैं इस पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये गाड़ी लो एंड में थोड़ा हेजिटेट करती है। इट हैज़ गॉट सम फ्लैट स्पॉट्स, बट एक बार ये गाड़ी मिड रेंज में आ जाती है ना, उसके बाद तो इट रियली ग्लाइड्स and it loves to be there in the mid range. और अभी मैं इस गाड़ी को टॉप एंड में लेकर गया था तो अराउंड 8000 RPM के बाद ये गाड़ी अचानक से ऐसा लगता है जैसे पावर कट हो गया, लाइक वी हिट अ वॉल, बिल्कुल रुक जाती है और इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। बट फ्रॉम मिड रेंज टू टॉप एंड ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और जैसे जैसे शाम हो रही है आई थिंक विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है कि हम लोग इसके लाइट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें मिलता है ऑल LED लाइट सेटअप। और अभी आप देख सकते हैं इट इज़ क्वाइट विजिबल, बट व्हेन आई वाज इन अ गुड स्पीड आई कैन से दैट कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लाइक द लाइट्स कुड हैव बीन बेटर। गॉड नोज वाई, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ LEDs. And now I am moving the bike with a very minimum throttle, and you can see, okay, so now at the speed of 30 km I have engaged the 4th gear, and I can feel some judder, so it's not very comfortable. So now the bike is in 3rd gear and still there is some judder, so it hesitates, it lags around 2 to 3000 RPM, and after that it lifts, it just lifts. And the sweet spot of this motor is at around 4 to 5000 RPM, where it is very comfortable, where it is very responsive, and where it goes like a missile only. So here we can stop and wait for the camera person. Okay, while we are standing, let's navigate through this. So here we got
the appearances, trip performance, my vehicle, system, information, favorites, and much more things. So let's see what's there in the appearance. So it's screen type, so we can switch between analog to digital, and now it is in the digital mode. Here we have the trip informations. So it's trip 1, the average speed, the average mileage which we are getting is 20.8 km per liter. The average speed is around 23 km per hour because the bike was really halting, and the max speed being 123 km per hour, which you might have seen in the video only. Okay, so let's see what's more we get. So it's the trip 2, the fuel range, fuel consumption, which we can see while riding, battery voltage, battery temperature. Okay, so that's it. We can maneuver what's more in there, in this thing. So joystick को हमें थोड़ा ऊपर करना होता है सेटिंग्स को ऑन करने के लिए, and in the setting the first one being the appearances, second being the trip preference. So like here we can see the trip 1 because I have preferred trip 1 to be there. So this is my vehicle, and in my vehicle we can get all these things. To go back we have a home button which is placed right here. So now it's system. So let's see what's there in the system. So we have clock, speed, distance, fuel consumption, language, temperature, reset, etc. So now it's the information. So these are the informations available there. Here we started again, and on this bike, the Hunter, you can see Rishabh and Pranjal. So now we are trying to take the U-turn, and considering its weight, let's see whether it is easy or difficult to take a U-turn on this bike. So the bike is in first gear, and we are trying to take U-turn without putting the legs down. But the गाड़ी भारी तो है, but you cannot feel the weight. It's light while driving, or while riding it's very light. It's not very heavy while riding. So now I have set the fuel consumption meter on the instantaneous mode. Like we can see the instantaneous fuel consumption right here. So while we are riding fast, it goes down to the 9 km mark. So it gives as low as 9 km per liter. But while I applied the brake, I saw around 99 km per liter, which we cannot imagine only, but it's doing. So now we are riding very seriously. In the idle power band, then we can see that we are getting somewhere around 25 to 35 km per liter. So now it's going 40 km per liter. But I know the bike is really struggling, and it's juddering too. It's not even pulling. Okay, so in this gear, at 51 km per liter, we can achieve, okay, it's going 76. Okay, is this thing even for real? Okay, this gear cannot be engaged below 60 km per liter. Oh sorry, 60 km per hour. I am missing my words. God knows what's happening with me. So here is the police check post. Let's see, we can see any policeman here. No, they are asking us to go slow. It's not a police check post. Okay, the bike is very heavy, but we can manage this very well. Like we can take this bike wherever we want. Like take a line or take a curve on the road, and I can ride the bike on that also. Because it can handle very well. It handles like a dream. You can see I can handle this like whatever thing, whichever way I want. I can handle this thing. Okay, am I the only one who finds this a bit boring? I don't think this
digital thing is for me. So let's try. Can we change it to the analog meter? Is it possible while riding? No, we cannot change that. So to change it, we need to get to the 0 kilometer mark. Sorry, we have to stop the vehicle. And let's see, now we can do this or not. Yes, we can do this. Appearance, screen type, analog. I love this thing, yaar. I love the way it switches. So now, if you can see, the floor is fine. And now it's time for me to rev the nuts off it. It never denies, yaar. It never denies. It wants throttle input. It really wants. It will never disappoint you in terms of power delivery. It's always ready for the power. It is hungry for the throttle. Like, give the throttle and it's ready to move. You can see the massive amount of checking on the road. There are so many police guys there, but we don't care. I am enjoying this bike very much. Okay, so on highways it is very much comfortable. It's going to be here on high speed 6-7. Off-roading conditions, it is level 2. It never disappoints. It never disappoints us. It is always ready for the motion. And this is the thing we all love about Himalaya, because it can be used everywhere. But it is a very big bike. It is really a very big bike. So in cities, it is going to create a lot of trouble for the riders. Firstly, for the short rider. So if your height is less than 5'8", that is of me, then please avoid this bike in the city. Don't take this bike in the city if you are less than 5'6" or less than 5'8", and if you are not a very skilled rider. If you are a skilled rider, doesn't matter what's your height, you can manage the bike everywhere. But if you are not a very skilled rider, then please don't take this bike in the city or any tricky situation. Because you won't be able to manage this bike because of its weight and dimension, because it's really huge. It is really very huge. So जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसे बताऊंगा कि क्या ये बिहार के रोड के लिए बनी है या नहीं, तो जी हाँ, हमारे बिहार में जहाँ कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रहा है, आप देख सकते हैं जिस सड़क पर मैं हूँ वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे रोड में कभी भी हमें गड्ढे मिल जाते हैं, कभी भी पॉट होल मिल जाता है, कहीं भी हमें ब्रेकर मिल जाता है। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशंस में ये गाड़ी तो बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट वी कैन हैव इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन। लेकिन जब हम इसे पतली गलियों में लेके निकलते हैं ना, देन इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए ना, और वो भी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, देन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल, because it's like an elephant, but it is a faster elephant. It's not very slow like an elephant, but the size is really very much similar to an elephant only. So अगर आप इसको टाउन में चलाने का सोच रहे हो ना, तो प्लीज बी अ बिट केयरफुल. यू नीड टू बी मोर केयरफुल बिकॉज ऑफ इट्स वेट. क्योंकि अगर ये गाड़ी एक बार ठीक से तार पे आ गई ना, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है. जैसा अभी आपने देखा कि अचानक से हमें ब्रेकर दिख गया. अगर मैं अपनी हंटर पे भी होता ना, तो वो ब्रेकर मुझे फील होते, पर इसको मुझे फील नहीं हुआ. इट इज़ दैट मच कम्फर्टेबल. और जहाँ तक मैं बात करूँ हंटर से कंपेयर करने की, तो ऑन हाईवे इट इज़ वे मोर बेटर, वेरी मच बेटर. बट इन सिटी ड्राइविंग कंडीशन द हंटर इज द वन विच आउटशाइन इट. और we are adding a bonus thing, like before ending this video, I will give you POV from Hunter's perspective. Like I would be riding the Hunter after this, before ending this video. So this was my vlog about Himalayan 450.
आई होप यू गाइस एंजॉयड द ब्लॉग, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अगर इस वीडियो में मुझे प्रॉपर और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज़रूर आगे और वीडियोस बनाऊँगा। ओके, तो ये वाली बाइक में लोग हैं उनको पकड़ते हैं एंड लेट्स पुश द बाइक। ये लोग तो समझदार हैं, ये लोग रुक गए। रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम लोग को दिखा सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर हिमालयन चलाने के बाद मैं वापस आ गया हूँ हंटर पे। आई नो आप लोग ये इसको देख नहीं पा रहे होंगे। इज इट विजिबल नाउ? नो इट्स नॉट, सॉरी। लेट्स स्टार्ट राइडिंग। इट्स इन द फर्स्ट ईयर। The lights on the Himalayas are way better than this. Okay, I can see the shadow of myself in the front area. The gears are sharper there, and the clutch is better on this bike. Okay, in terms of power, it's not leaving, no, it's not very behind. It's just that it lacks their top end. अगर हंटर में हमें थोड़ा better top end मिलता ना, we could have forgotten Himalaya, because Hunter is almost perfect. It's almost perfect setting which we can have in this kind of conditions, like in Bihar. It is perfectly suited for the roads of Bihar. The only thing which the Hunter lacks, is a comfortable rear suspension setup. Like we don't have monoshock, and because of that we can feel some jerk on the rear end of this bike. But in terms of the throttle delivery, it is good.